नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर IBN 7 पर और मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। और ये एक ऐसा बुलेटिन है जिसमें हम अगले आधा घंटे में आपको देश भर की तमाम अहम खबरें बताएंगे। कुछ मुख्य खबरें पहले बता दें। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन तोमर फर्जी डिग्री कांड को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। विरोध जता रहे बीजेपी विधायक OP शर्मा को मार्शल ने बाहर निकाल दिया। केजरीवाल ने कहा कि तोमर ने उन्हें भी अंधेरे में रखा। इसके अलावा अल्टीमेटम के बाद भी डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहने पर दिल्ली सरकार ने एस्मा लगाने का आदेश दे दिया है और अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल है। मुंबई की जहरीली शराब मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी अतीक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से केमिकल लाकर मुंबई में अवैध शराब बनाता था अतीक। मुसलमानों की रहनुमाई करने का दावा करने वाली संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगा और सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किए जाने के विरोध करने का फैसला किया है। बोर्ड ने मुसलमानों और कई दूसरे संगठनों को चिट्ठी लिखकर इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने की शुरुआत कर भी दी है। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अखिलेश सरकार में मंत्री और कद्दावर सपा नेता आजम खान की भैंस चुराने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बहुत सारे मामलों को नजरअंदाज कर देती है पुलिस, लेकिन 1.5 साल तक कड़ी मशक्कत करी भैंस चुराने के इस जो चोर है उसको गिरफ्तार करने के लिए। उधर जयपुर सरस डेयरी से खरीदे गए दूध के पैक में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। केजरीवाल ने तोमर मामले पर विधानसभा में कहा कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी, उन्हें अंधेरे में रखा गया था। इस पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। जो मीडिया में आ रहा है मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, लेकिन अगर वो सब सच है तो मुझे लगता है कि मुझे धोखे में रखा गया था। जब उन्होंने जो जवाब दिया और जो कागज मुझे दिए, इसका मतलब मुझे धोखे में रखा गया था। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल जितेंद्र सिंह तोमर के मुद्दे पर बयान दे ही रहे थे कि विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी की तरफ से विधायक OP शर्मा मुख्यमंत्री के सामने आए और बोलना शुरू कर दिया और विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मार्शल ने शर्मा को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। विपक्ष के हंगामे के बाद 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। उनका जो बोल और उनका वक्तव्य है वो शरारतपूर्ण है। वो एक सरल वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इस प्रकार से उसको उठाया। किसी संदिग्ध अपराधी को पुलिस किस प्रकार उठाएगी, किस मुहूर्त में उठाएगी, ये CM तय करेंगे क्या? इससे पहले सदन के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली पानी के अलावा तोमर फर्जी डिग्री विवाद, 21 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले और सोमनाथ भारती से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेंशन के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा। और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के करीब 25 अस्पतालों के 15,000 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 2 दिन से हड़ताल पे हैं और सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद जब डॉक्टर्स हड़ताल से वापस आने के लिए तैयार नहीं हुए तो दिल्ली सरकार ने एस्मा लगाने का आदेश जारी कर दिया है। पेट दर्द से परेशान शाहरुख को कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद GTB अस्पताल लाया गया, लेकिन शाहरुख की हालत पर किसी को तरस नहीं आया। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और नगर निगम के कुल 25 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जाहिर है इलाज की उम्मीद लिए घर से निकलने वालों का जमावड़ा अस्पताल की चौखट पर है, लेकिन डॉक्टरों को एस्मा का भी खौफ नहीं। बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। हम नहीं डरते एस्मा से। आप लगाइए एस्मा। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम टर्मिनेट होने के लिए भी तैयार हैं। आप लगाइए एस्मा। चूंकि हड़ताल में ज्यादातर दिल्ली सरकार के अस्पताल शामिल हैं, इसलिए दिल्ली सरकार सक्रिय है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की सभी 19 मांगे मान ली हैं, लेकिन हड़ताली डॉक्टरों का दावा है कि उनकी कोई मांग नहीं मानी गई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि मरीजों का गुनहगार कौन है। और बात करते हैं योग को लेकर लगातार हो रही राजनीति की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने चिट्ठी लिखकर मुसलमानों को योग ना करने की सलाह दी है। साथ ही सरकार पर ऐसी चीजें शुरू करने का आरोप लगाया है जो सेक्युलरिज्म और संविधान के खिलाफ हैं। बोर्ड का मानना है कि सरकार योगा के जरिए हिंदू कल्चर को समाज पर थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ने बोर्ड के आह्वान को ही गलत करार दिया है। योग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने मुस्लिम संगठनों और इमामों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस्लाम और इसकी शिक्षाओं पर हो रहे हमलों को लेकर सचेत रहें। उन्होंने NDA सरकार के योग, सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम के प्रचार पर जोर देने की भी आलोचना की है,
इसमें कहा गया है कि ये सब चीजें ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हैं और इस्लाम की मान्यता और विचारधारा के खिलाफ हैं। रहमानी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग डे करने पर कहा कि 21 जून को ही ये कार्यक्रम इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन संघ के प्रथम सरसंघचालक की पुण्यतिथि है। ये खत जो भेजा है फैसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने, वो मुल्क में रायमा हमवार करने के लिए, ताकि रमज़ान के बाद इसमें लिखा है कि अगर खत इसलिए भेजा जा रहा है ताकि आप लोगों को वाकिफ करा सके, अगर कोई तहरीक शुरू पड़े तो लोग उसमें शरीक हो सके। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी को बीजेपी ने गलत बताया है तो कांग्रेस ने कहा कि एहतियात बरतें। उसका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उस पर अगर किसी को एतराज है तो जाहिर है देश का आइन किसी को भी अपने ख्यालात को दूसरे पर थोपने की इजाजत नहीं देता। और खबर मुंबई से, जहां मालवणी में जहरीली शराब कांड में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि दरअसल लोगों को आरोपियों ने शराब के नाम पर केमिकल पिलाया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पीड़ित लोगों ने जो शराब समझकर पिया था वो शराब थी ही नहीं, बल्कि शराब बेचने वालों ने सीधे पानी में मेथनॉल केमिकल मिलाकर शराब पीने वालों को दे दिया था, जिसके चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुंबई में जहर का जाम बेचने वालों तक पहुंचने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें गुजरात में लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपियों के बारे में मिली जानकारी के बाद मुंबई पुलिस वलसाड़ जिला पुलिस के संपर्क में है। मुंबई की क्राइम ब्रांच इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है एक्यूज के साथ में। अभी तक हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन इस समय उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है। इसी बीच सरकार ने मामले की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया है। तो शराब उत्पादन करने वाले हैं और जो अवैध शराब से इतनी सारी मौत यहाँ हो गई है, उनके लिए उनके ऊपर भी कठोर कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए मुख्य सचिव जो हमारे चीफ सेक्रेटरी के उनके अध्यक्षता के यहाँ एक समिति नियुक्त की गई है। उधर मुंबई के मलाड में मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया। बता दें कि मलाड के कांचपाड़ा इलाके में कल 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शक जताया था कि ये मौत जहरीली शराब से हुई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में से 3 लोग मालवणी में काम करते थे। और मालवणी कांड के बाद सरकार और पुलिस दोनों ही जागे हैं और मुंबई पुलिस अब जगह जगह पूरे शहर में छापेमारी कर रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नशे का ये पूरा कारोबार मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों से ही चलता है, जिसकी वजह से पुलिस को भी छापेमारी करने में, इन पर नकेल कसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नशे के ऐसे ही एक झोपड़ी का जायजा लिया मेरे सहयोगी निशात शमसी ने। ये घर देखने में तो एक आम पारिवारिक घर की तरह लगता है, जहां पर घर से जुड़ी हर चीज मौजूद है, लेकिन दरअसल इस पूरे घर के आड़ में वो तमाम चीजें चल रही थी जिसकी जानकारी शायद ना तो प्रशासन को थी ना तो यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को। दरअसल ये घर में रहने वाला शख्स था गौतम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन दरअसल इस घर के नीचे जो तहखाना बना है उसके अंदर जो मौत का पूरा सामान था वो पूरी तरह से यहाँ पर डंप करके रखा था। ये पूरी जो शराब है उसको अंदर छुपा कर रखा जाता था ताकि कोई भी किसी पर शक ना कर सके, किसी तरह का इन पर शक ना हो। एक पूरा गोडाउन यहाँ पर बनाकर रखा गया था जहाँ पर ये शराब जो है, मौत का सामान है, उसको छुपा कर रखते थे। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में गौतम को गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में खुलासा किया कि इसके नीचे भी कई ऐसे गड्ढे बनाकर रखे गए हैं जिसमें ये मौत का पूरा सामान रखा गया है। बाकी जिस तरह से कारोबार चला आ रहा है, इसकी जड़ों तक पहुंचना मुंबई पुलिस के लिए भी आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं मुंबई की बारिश की। तो आज सुबह से ही मुंबई में कई इलाकों में रुक रुक कर तेज़ बारिश हो रही है। दादर, बांद्रा समेत कई इलाकों में बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से मिलन सबवे, हिंद माता, साइन, जोगेश्वरी में सड़कों पर पानी जमा हो गया है और इस जल भराव की वजह से यातायात में खासी परेशानी आ रही है। तेज बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें कुछ मिनटों की देरी से चल रही हैं। बारिश के चलते विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिसकी वजह से आज 5 फ्लाइट्स को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। और कुछ दिनों से मौसम विभाग जिस तरह से प्रेडिक्शन कर रहा था उसी के अनुसार मुंबई में आज 5:05 पर हाई टाइड आया। समंदर किनारे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और इन जानलेवा लहरों को देखते हुए बीएमसी ने पूरे मरीन ड्राइव इलाके को खाली करा दिया था। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने उस वक्त वहां का जायजा लिया। इस वक्त हमें मरीन ड्राइव पर और आज मरीन ड्राइव पर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठकर किनारों पर टकरा रही है। हाई टाइड के समय करीब
12 फीट ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही हैं। आप इस समुद्र में उठ रही इन विकराल विशाल लहरों को देख सकते हैं किस तरह से वो किनारों पर आने के बाद टकरा रही है और समुद्र में जो गंदगी है वो भी इसके साथ किनारों पर आ जा रही है। एक बड़ी लहर यहाँ पर किनारों पर आती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पानी जो है किनारों पर यहाँ पर आ रहा है। बीएमसी ने इन बड़ी बड़ी लहरों को देखते हुए इस पूरे किनारों को खाली कर दिया है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही लहरें दिखाई देंगी। फिर एक बार कुछ लहरें यहाँ पर आई हैं और जो यहाँ पर आकर किनारों पर टकरा रही है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर स्थिति क्या होगी, कितनी बड़ी लहरें यहाँ पर किनारों पर आ रही हैं और टकरा रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ऊंची लहरें उठने के बाद दमकल के कर्मचारियों को, साथ ही में एनडीआरएफ के कर्मचारियों को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही में इस पूरे किनारे को खाली कर दिया गया। और हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है और थोड़ी अजीब सी है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पत्रकार जगेंद्र की हत्या हुई थी, उनके हत्यारों को पकड़ने में यूपी पुलिस भले ही लेट लतीफी कर रही हो, लेकिन कुछ मामलों में बहुत एक्टिव है उत्तर प्रदेश की पुलिस। कुछ 1.5 साल पहले रामपुर से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान की भैंस चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आजम खान की भैंसें चोरी होने के मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स, पूरा महकमा इसी काम पर लगा दिया गया था। यूपी पुलिस अब चैन की सांस ले पाएगी, क्योंकि उसने बकौल आजम खान क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा मशहूर उनकी भैंसों को चुराने वाले छुन्नन को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को छुन्नन के साथ उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया है। छुन्नन ने मंत्री की भैंसें चोरी करने के साथ ही लूट, चोरी और डकैती की 6 वारदात कबूल की हैं। हम लोगों की टीम लगी थी कप्तान साहब के निर्देशन में और हमें सफलता मिली। कल रात को 3 अभियुक्त हमने पकड़े हैं और बहुत ही अच्छे शातिर बदमाश हैं ये। इसमें डंपर लूट थी, थाना चचलेट की, मुला पांडे की डकैती थी। यूपी पुलिस इस मामले में पहले भी कई लोगों को जेल भेज चुकी है और लापरवाही के चलते रामपुर में एक चौकी इंचार्ज सहित 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है। जनवरी 2014 में रामपुर से चोरी हुई भैंसों को महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बरामद कर लिया था। अब सवाल ये है कि मंत्री की भैंसें चोरी होने के मामले में पूरे प्रदेश की पुलिस जितनी चौकन्नी है, उसी प्रदेश में एक पत्रकार को जिंदा जलाकर मार दिया गया और पुलिस ने अब तक उसके किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। आप देख रहे हैं देश दुनिया। अभी एक अहम खबर आ रही है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीर रहमान लखवी के मामले में संयुक्त राष्ट्र में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज़ जताया है। इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, पूरा मामला क्या है, सबसे पहले हम चाहेंगे अपने दर्शकों को बताएं, और भारत सरकार ने जो ऐतराज़ जताया है क्या कहा गया है? देखिए, सबसे पहले तो ये मामला 15 जून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस कमेटी है उसकी बैठक थी और उसमें भारत ने, चूंकि लखवी को सभी जानते हैं मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, ऑपरेशनल कमांडर था, उसको रिहा कर, उसकी जो रिहाई पाकिस्तान में जिस तरीके से हुई उस पर भारत ने सवाल उठाते हुए कहा था कि पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है और उसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन चाइना ने जो एविडेंसेस भारत ने रखे थे, जो सबूत रखे थे, उनको नाकाफी बताते हुए इसको स्टॉल कर दिया। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान और चीन का रणनीतिक गठजोड़ कोई नया नहीं है, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इसी मामले को लेते हुए भारत ने चीन के साथ भी इस मामले को उठाया है और चीन से आग्रह किया है कि इसको रिव्यू करे। इसके अलावा वो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं वो भी पेश करने जा रहा है, क्योंकि भारत ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो इस चीज़ को छोड़ने नहीं जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर इस मामले को उठाया जाएगा। चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? चीन आमतौर पर प्रतिक्रियाएं नहीं देता है, इसलिए चीन ने फिलहाल इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो बैक चैनल से डिप्लोमेसी चल रही है, क्योंकि भारत ने बीजिंग में भी इस मामले को उठाया है, यहाँ भी चाइनीज़ एम्बेसडर से बात की है, तो इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अगली बार जब इसकी बैठक होनी है, हालांकि बैठक का समय तय नहीं है, लेकिन जब अगली बार बैठक होनी है तो उसके अंदर इस मामले को चीन का रुख सामने आएगा। जी, अपने दर्शकों को एक बार फिर हम ये खबर बता दें, भारत की कोशिशें, संयुक्त राष्ट्र में जो एक कोशिश की जा रही थी कि ज़कीर रहमान लखवी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान अपना स्टैंड साफ करे कि क्यों उसकी रिहाई की गई, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, इस पर भारत कुछ कोशिशें कर रहा था, जिसमें चीन ने अड़ंगा लगाया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साफ तौर पर समर्थन कर दिया है, लेकिन भारत ने अब इस पूरे मामले को लेकर कड़ा ऐतराज़ जताया है।
चलिए, और इस खबर में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, प्रणय उस पर नजर बनाए रखेंगे और हम ताज़ा अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल देश दिन भर में अभी मेरे साथ इतना ही।